फवाद साहब बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते और जो सबूत वो पेश करना चाहते हैं वो एक तो 9 मई है, दूसरा वो जो है वो फॉरेन फंडिंग है। तो फवाद साहब आप एक ऐसी पार्टी में वापस जा रहे हैं जिसका कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में 3 करोड़ वोटर की नुमाइंदा है इस इलेक्शंस में। 170-75 सीटें उन्होंने जीती हैं और एक 18 जिसने 18 सीटें जीती हैं, अगर उसकी जो रहनुमा आके ये कहे कि जिसने 180 सीटें जीती हैं वो मुल्क दुश्मन है और हम जो 18 सीटें जिन्होंने जीती थी हम मुल्क के मामे चाचे हैं, तो ये एक बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बात है। लेकिन 18 और 180 तो इस्टेब्लिश नहीं है ना, वो तो ज़ाहिर है ये तो मौक़िफ़ है पीटीए का। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो धांधली हुई है उसकी अभी तक चूंकि इंक्वायरी नहीं हुई है, तो जब तक वो धांधली नहीं हुई है तो आप इसको ऐसे ही लेके चलें। लेकिन देखिए, कोई भी शख्स जो शऊर रखता है, जिसने पाकिस्तान में इलेक्शन देखे हैं, उसको पता है कि नून लीग की कितनी सीटें थी और पीटीआई की कितनी सीटें थी, लिहाजा उस पर कोई दो बहस तो नहीं है। अब सवाल अगला ये है कि ये क्यों इतनी डेस्परेशन है। देखिए, निशाना पीटीआई नहीं है, निशाना सुप्रीम कोर्ट है। सीधी सीधी बात है। आज अता तारड़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो अपना वो कहने ना रोंदी यारा नू ले ले ना भरावां दे, ये सुना सुप्रीम कोर्ट को रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन पहले एक फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीटीआई एक सियासी पार्टी है और वो पार्लियामेंट की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। अच्छा, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये 11-2 से हमारे सामने। अब अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको तो आइन का नहीं पता, आइन का तो हमें पता है। और आपने देखा है कि मेरा ख्याल है 9 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अब तक जो है वो कर चुके हैं ये जजेस के ऊपर, और उसके बाद आपने देखा कि 20-20, 25-25 लोगों की टोलियां निकली और उन्होंने जजेस के खिलाफ नारे लगाए और सब कुछ हुआ। बुनियादी तौर के ऊपर जो इस वक्त मरकज़ी लड़ाई है जो मुझे लगता है वो पीटीआई की और हुकूमत की ये नहीं है। जो एक बुनियादी लड़ाई है वो अब सुप्रीम कोर्ट बेसिकली जुडिशरी की एग्जीक्यूटिव के साथ। सही है, लेकिन फवाद साहब देखें, अगर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रद्दअमल में ये हुआ है तो जाना तो फिर भी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के पास ही है ये रेफरेंस लेकर, ताकि पीटीआई को बैन कर सके। जी, और इसमें जो अभी उन्होंने कंडीशनैलिटीज बताई हैं वो 3 हैं। पहले उन्होंने कहा साइफर केस एस्टैब्लिश है। ऑब्वियसली अता तारड़ या तो मेरा ख्याल है अपने टीवी नहीं देखते, अखबार नहीं देखते, और उन्होंने कभी कुछ आंखें उनकी बंद हैं, उनको पता नहीं कि जो साइफर केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उड़ा चुकी है। 9 मई के केसेस में आज इमरान खान के ऊपर पहली बार जो है वो गिरफ्तारी डली है उनकी, वो एस्टैब्लिश ही नहीं है। उसके बाद जो अमेरिकन, ये जो तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट, ये इसके ऊपर तो मैं थोड़ा हैरान हूँ। ये कह रहे हैं कि चूंकि अमेरिकन कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास की और उस रेजोल्यूशन में उन्होंने पाकिस्तान में इलेक्शंस की जो शफाफियत है उस पर सवाल उठाए, लिहाजा हम पीटीआई को बैन कर देंगे। बेसिकली आप क्या कह रहे हैं? आप अमेरिकन कांग्रेस को ये जवाब दे रहे हैं कि चूंकि आपने यहाँ शफाफियत का किया तो हम बैन कर रहे हैं। तो व्हाट अगर अमेरिकन कांग्रेस ने इसका रिस्पॉन्ड किया तो फिर आप क्या करेंगे उसके ऊपर? फिर आप पाकिस्तान को चला लेंगे दुनिया की मदद के बगैर? एक तरफ हमारी सारी डिपेंडेंस आईएमएफ के ऊपर है, एक तरफ हमारी सारी डिपेंडेंस अमेरिकन सपोर्ट और वेस्ट के ऊपर है, और दूसरी तरफ जो कह रहे हैं हम कि हम पार्टी ही बैन कर देंगे क्योंकि अमेरिकन कांग्रेस ने, जो सबसे बड़ा इदारा है अमेरिका का, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में शफाफियत का मुतालबा किया है। सो ये तीनों बड़ी कन्फ्यूज्ड किस्म की जो हैं वो ग्राउंड्स हैं। आज 3 ग्राउंड्स दिए ना अता तारड़ ने, यही 3 दिए, चौथी ग्राउंड का तो नहीं, इसमें फॉरेन फंडिंग भी शामिल है ना। फॉरेन फंडिंग आपके ख्याल में एस्टैब्लिश्ड एक फैक्ट है? नहीं, फॉरेन फंडिंग भी चैलेंज हो चुकी थी। फॉरेन फंडिंग के बाद पीटीआई को लड़ने की, इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई थी, पार्टी को बरकरार रखा गया था, और प्रोहिबिटेड फंडिंग कह दिया गया उसको। फॉरेन फंडिंग तो है ही नहीं ना, वो तो कहीं प्रोहिबिटेड फंडिंग एक बिल्कुल और चीज़ है। फॉरेन फंडिंग प्रोहिबिटेड फंडिंग ये है कि आपने अगर पैसे लिए हैं और वो नहीं लेने चाहिए तो आप वापस कर दें। वो मतलब $27,000 थे, वो तो टोटल थे। उसके बाद देखिए जो ये केस है ये तो सेम केस पे नून के ऊपर भी पेंडिंग है, ये सेम केस पीपल्स पार्टी के ऊपर भी पेंडिंग है, सो वो भी पेंडिंग। सो ये जो 4 ग्राउंड्स आज अता तारड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी हैं, इसके ऊपर तो सुई भी नहीं हिल सकती। अच्छा, अब जो इनका जो मुझे जो लग रहा है जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये चाहते हैं इनको, अच्छा एक तो मुझे कन्फ्यूजन की भी समझ नहीं आई, सच्ची बात है। आपकी हुकूमत 209 इस वक्त आपके पास वोट है, आप
205 है गालिबन, मिल मिला के 209 कह रहे हैं, ये 205 से 209 कर लें। दोनों ये जो शिफ्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो 22 सीटों का दिया है उससे पीटीआई होती है 115 के ऊपर जी। अपेरेंटली आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हुकूमत को तो नहीं हटने का प्रॉब्लम। तो सवाल ये है कि इन सीटों के ऊपर लेके ये जो अपना है हुकूमत जो है वो इतनी घबरा क्यों गई है, क्या वजह? तो वो पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्टी नहीं रहेगी, उनका नैरेटिव जो है उसको वो हर्ट होगा। नैरेटिव तो देखिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीटीए बन जाएगी, ये तो नैरेटिव तो उनका नहीं है ही नहीं। देखिए असल जितनी घबराहट का मुजाहरा हुआ है ना, उससे तो लगता है कि हुकूमत जा रही है, क्योंकि इससे कम के ऊपर तो ये नहीं चीजें हो सकती ना। अब इनको मेरा हंच है, आई कैन बी रॉन्ग, मेरा हंच ये है कि जो असल प्रॉब्लम है इनको वो ये है कि जो इन्होंने कैंपेन्स बनाई ट्राइब्यूनल जजेस के खिलाफ, लाहौर हाई कोर्ट के 7 जजेस के ऊपर और जो जस्टिस तारिक जहांगीरी जो इस्लामाबाद के हैं, और उन जजेस ने आगे से जो है वो झुकने से इनकार कर दिया, और अब तकरीबन 50 के करीब नशिस्तें हैं जिनके ऊपर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो हैं वो उनका एवेल्यूएशन हो रही है। सो इनको लग ये रहा है नून लीग को कि अगर जुडिशरी को हमने टेक ऑन नहीं किया, अगर जुडिशरी के ऊपर हमने पूरा हमला नहीं किया, तो हमारी ये सीटें पलट जाएंगी और सारे का सारा जो इलेक्शन जो 8 फरवरी को जैसे हुआ वो सबके सामने आ जाएगा और हम हुकूमत से भी जाएंगे और जाहिर है फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे। लिहाजा इस वक्त जो असर, और आज मुझे नहीं पता, कल कह रहे थे कि आज जस्टिस आलिया नीलम की और इलेक्शन कमीशन की मीटिंग है, पता नहीं आज हुई है या नहीं हुई है, खबरों में वैसे भी चली गई, अगर आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी या परसों हो जाएगी। और अगर वो 4-5 जजेस जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन का एतराज है वो नहीं हटते, तो फिर देखिए नंबर गेम बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि 115 पीटीआई है, 4-5 जेयूआई के लोग हैं, और इसके साथ अब पीटीआई को यानी तकरीबन 40-45 सीटें जो हैं और फ्लिप करनी है, तो आपकी हुकूमत जो है वो मगर वो फिर भी पीपल्स पार्टी के बगैर तो नहीं हो सकता ना। नहीं, पीपल्स पार्टी के तो फिर बगैर हो जाएगा ना, फिर तो आप अगर 45 सीटें हो जाएंगी तो फिर 167 इधर हो जाएंगी ना, क्योंकि नून लीग की 40-45 सीटें खत्म हो जाएंगी ना। तो ये असल जो घबराहट है वो ट्राइब्यूनल्स के ऊपर जो है वो चलने में है। पीपल्स पार्टी का जो पीपल्स पार्टी है ना, उसकी तो सच्ची बात है मुझे तो उनकी पॉलिटिक्स नहीं समझ आई। मतलब एक सदारत और 2 गवर्नरी लेके उन्होंने अपने आप को मेन स्ट्रीम अपोजिशन के बजाय एक साइड पे बैठे हुए वो दही खा रहे हैं, उनका लेना देना ही कुछ नहीं नजर आ रहा। देखिए ना, अगर आप अभी सुधारती ऑर्डिनेंस जो आया था वो पीपल्स पार्टी की लेकर आए थे ना प्रेसिडेंट यूसुफ ज़गरानी। लेकिन आप जरा देखें कि अगर आप समझें कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन है उसका फ्री करा लें, एक दफा फ्री इलेक्शन है, तो उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा यह है कि पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी है और फॉलोड बाय पीपल्स पार्टी। पीएमएलएन तो राउट हो गई ना 18 सीटों के साथ। सही है। अब अगर पीपल्स पार्टी को मैं एडवाइस कर रहा हूं या कोई भी जो अगर हो अपना उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग हो, जो मुझे समझ नहीं है कि क्यों वो उन्होंने नहीं किया। पीपल्स पार्टी को तो मेन स्ट्रीम अपोजिशन बनना चाहिए था। वो पीटीआई राउट नून लीग फारग हो गई थी, बिलावल भुट्टो मेन अपोजिशन लीडर होते, पीटीआई जो है वो प्राइम मिनिस्टर होती। इतने मुश्किल हालात में पीपल्स पार्टी का तो रिवाइवल हो गया था पूरे मुल्क में। कुछ तो मजबूरियां पीपल्स पार्टी की भी रही होंगी ना, जो उन्होंने ये फैसला किया। मजबूरियां तो बड़ी होंगी लेकिन अपनी जात से ऊपर तो नहीं ना होती। मतलब पीपल्स पार्टी की सारी थ्योरी मेरी तो समझ से क्या पीपल्स पार्टी वो कर सकती थी जो आप कह रहे हैं? देखो ना, अगर मैं उनकी जगह हूं तो मैं तो लड़ जाऊं हर एक से कि भाई मेरी पोजीशन है नंबर 2। देखो ना, पीपल्स पार्टी की 54 सीटें हैं, उनमें से मुल्तान की सीटों को निकाल दें जो फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो सारे जीते हैं। बाकी सीटें तो सिंध वगैरह में तो वो जीते। कराची की चंद एक निकाल दें, कराची तो एमकेएम ले गया, उनकी तो सीट ही कोई नहीं है। तो वो सीटें जब वो निकाल देते हैं तो मेन अपोजिशन पीपल्स पार्टी बन जाती है। तो पीपल्स पार्टी जो है उसको आपने जब तक वो ना हो, पीपल्स पार्टी, अगर मैं उनकी जरदारी साहब की जगह सोच रहा हूं तो मैं तो लड़ जाऊंगा मेन स्ट्रीम अपोजिशन बनने के लिए। रिवाइवल है पूरे मुल्क में, आप खड़े हो गए हैं। पार्टी नून लीग तो खत्म हो गई, वैसी नून लीग तो पॉलिटिकली वैसी खत्म हो गई है ना, ये जितना मर्जी ही जोर लगा। हाल में पीपल्स पार्टी जब ये कह रही थी कि आइए तहरीक इंसाफ वालों से कहो मिलकर बात करें तो हम हुकूमत बनाते हैं, मगर शायद ये कहने से भी पहले पीटीआई ने ये कह दिया कि पीपल्स पार्टी के साथ बात ही नहीं होगी, तो क्या आपके ख्याल में उसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा? देखिए, अगर नहीं पीटीआई बात कर रही तो नहीं कर रही, मेन अपोजिशन में आ जाए। अपोजिशन में आप देखें ना, अगर नून लीग राउट हो रही है पूरे मुल्क में, जो हो गई है मुकम्मल, मेन पोजीशन आपको मिल रही है तो आप क्यों नहीं ले रहे?
पीटीआई को तो छोड़ दें, पीटीआई नहीं ले रही, आप अपना आपके साथ नहीं है इंटरेस्टेड तो नहीं है इंटरेस्टेड। लेकिन अगर इस वक्त भी अगर जरदारी साहब अब सदर हैं, ज़ाहिर उनको हटाने के लिए 2/3 मेजोरिटी अब चाहिए, उनको कोई हटा नहीं सकता। तो अब आके जो पीपल्स पार्टी है उसको तो डिस्टेंस करना चाहिए नून लीग से, और उनको तो कहना चाहिए जी ट्राइब्यूनल जो उनको जजेस के खिलाफ जो मुहिम है, पीपल्स पार्टी को क्या सवाब है उसका में हिस्सा डालने का। तो पीपल्स पार्टी एवं खामखा हिस्सादार बनी हुई है, पीपल्स पार्टी उससे पीछे हटे और जुडिशरी जो है उसको वो अपना काम करने दे। उसके नतीजे में क्या होगा? उसके नतीजे में ये होगा कि नून लीग अपनी असल पोजीशन पे वापस चली जाएगी। अच्छा इरफान साहब, लेकिन एक ये जो आपने एक पूरा नक्शा खींचा कि ये कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बैन हो सके, नहीं हो सकती। ये बात तो जाहिर है नून लीग को भी मालूम होगी, अता तारा को भी मालूम होगी और आजम तारा साहब को भी मालूम होगी। तो फिर इन्होंने ये क्यों फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जाएं, बावजूद इसके कि वो जानते होंगे कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, वो क्या हासिल करना चाहेंगे इससे? नहीं देखिए ना, मेरे ख्याल में जो पैनिक है ना वो भी बगैर सोचे समझे है, कोई ज़रूरत नहीं थी। टीएलपी को ला के बिठा दिया, उसके बाद आपने ये सारा जो है कर दिया, सब कुछ सबको नज़र आ रहा है कि ये सारा कुछ तो जजेस के लिए हो रहा है। अब जजेस जो हैं इस वक्त जो ये जो जजमेंट आई है ये तो पूरी सुप्रीम कोर्ट है ना, मतलब याद हो ना कि 1-2 जज 3 जज उसमें जनाब आप कह रहे हो कि वो अलहदा है और बाकी जज जो है उधर, ये तो 125 जज है पाकिस्तान का इस वक्त सुपीरियर कोर्ट्स का, वो 125 के 125 जज एक तरफ खड़ा है और जो सारी अब लोअर जुडिशरी है वो खड़ी है। आपने जजमेंट्स देखी हैं अभी जो आ रही हैं, इवन कल ड्यूटी जज ने जो जजमेंट लिखी है, हालांकि ड्यूटी जज तो आमतौर पर सिर्फ तारीख डालते हैं। बिल्कुल, तो ये जजेस खड़े हो गए हैं कैम्ब्रिज के, अमेरिका के, क्या क्या, दे आर नॉट टू बी फेयर विद दीज। ये जो 5-7 जजेस हैं हमारे, ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जजेस हैं ना, इनको नौकरियों का तो इशू नहीं है। हम बाबर सत्तार आज जो हाई कोर्ट में ले रहे हैं, आज नहीं होंगे तो वो करोड़ रुपया महीना कमा रहे होंगे, इनको नौकरियों के लिए तो नहीं बने हुए। मोहसिन कैनी को क्या प्रॉब्लम है नौकरी का, बाबर सत्तार को क्या प्रॉब्लम है, या फॉर दैट मैटर ये अपना तारक जहांगीरी साहब हो गए, इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है? अगर वो जुडिशियल पैकेज आ जाए जो हुकूमत ने बना के रखा हुआ है, क्या फर्क पड़ेगा उससे? हाँ, वो जुडिशियल पैकेज में इरफान कादर साहब ने जो इंटरव्यू दिया, मेरा ख्याल है इरफान कादर साहब जो है ना, उन्होंने ज़रा पहले ही खोल दिया बॉक्स। उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी वो हम एक्चुअली उसमें उन्होंने ला ये रहे कि वो जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको वो ट्रांसफरेबल कर रहे हैं। अच्छा, अब ट्रांसफरेबल का क्या मतलब है कि जैसे 6 जजेस हैं इस्लामाबाद कोर्ट के, तो आपने तारक जहांगीरी साहब को उठा के बलूचिस्तान ट्रांसफ़र कर दिया, आपने बाबर सत्तार को शरीयत कोर्ट में भेज दिया, आपने एक जज को उठा के सिंध भेज दिया, तो और वहाँ से जजेस जो हैं वो इधर ले आए। सो आपने इंडिया में एक जजेस जो है ट्रांसफरेबल पोस्ट है, लेकिन वो चीफ जस्टिस एक कोलेजियम है वो करता है। लेकिन यहाँ पे इनका मकसद ये है कि ये जजेस की ताकत को तोड़ा जा सके।